So today we are going to discuss about the important topic from electrostatics, that is Coulomb's law. Coulomb's law इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये फाउंडेशन तैयार करता है फॉर आवर होल चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. अगर कोलम्ब्स लॉ की बात करें जेई मेंस में भी इम्पॉर्टेंट है ये, या नीट की बात करें नीट के लिहाज से भी कोलम्ब्स लॉ बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसकी डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस हमें देखने को मिल जाती है और इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाता है. तो अगर हम कोलम्ब्स लॉ की बात करें तो ये कोलम्ब्स लॉ एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है. कोलम्ब्स लॉ इज एन एक्सपेरिमेंटल लॉ. एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल बेस्ड लॉ. ठीक है. तो बेसिकली व्हाट कोलम्ब्स लॉ सेज, व्हाट कोलम्ब्स लॉ वांट्स टू डिस्क्राइब अस. देखो हमारे पास दो चार्जेस होते हैं जो कि हमने पढ़ा है पहले ही. टू टाइप्स ऑफ चार्जेस होते हैं. टू टाइप्स ऑफ चार्जेस होते हैं, बहुत सही होते हैं. एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज. और हमने ये भी पढ़ा है कि अगर लाइक चार्जेस आपस में पास रखेंगे तो दे रिपल. लाइक चार्जेस हमने ये भी पढ़ा है, लाइक चार्जेस रिपल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट. राइट. अब कोलम्बस लॉ क्या कहता है, बात यहाँ पे है. कोलम्बस लॉ कहता है कि हाउ these charges interact. It describes how these charges interact with one another. इसका मतलब क्या है, देखो Coulomb's law describes how charges interact with one another. राइट. देखो ये जो इंटरेक्ट है इसमें क्या आ जाएगा, इसमें अट्रैक्ट भी आ जाएगा और इसमें रिपल भी आ जाएगा. अब इंटरेक्ट तो करते हैं, अब इंटरेक्ट कितने फोर्स से करते हैं, इनके बिटवीन जो फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन, वो कितना लगता है. बेसिकली कोलम्बस लॉ जो है वो हमें वही मैग्नीट्यूड बताता है कि कितने मैग्नीट्यूड के साथ ये दो चार्जेस जो है आपस में अट्रैक्ट करेंगे या रिपल करेंगे. राइट. देखिए इसमें क्या होता है, ये कोलम्बस लॉ जो होता है इससे हम फोर्स निकालते हैं बिटवीन टू चार्जेस. फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज जहां पे Q2 है, मान के चलो दोनों का नेचर सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव. अच्छा, क्या ये लाइक चार्जेस है? अरे हाँ सर है लाइक चार्जेस. अब मुझे बताओ लाइक चार्जेस क्या रिपल करेंगे कि अट्रैक्ट करेंगे? अरे सर रिपल करेंगे क्योंकि लाइक चार्जेस है. अब इनके बिटवीन कोई डिस्टेंस तो होगी ना? हाँ सर होगी. कितनी डिस्टेंस? डिस्टेंस R. वेरी गुड. अब देखो अगर ये चार्ज 1 है और ये चार्ज 2 है, चार्ज 1 चार्ज 2 पे कोई फोर्स लगाएगा और कैसे लगाएगा? ऐसे. फॉर एग्जाम्पल चार्ज 1 को फिक्स्ड रखो, चार्ज 2 पे ये कैसे फोर्स लगाएगा? बाहर की ओर. फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये वाली डायरेक्शन होगी. और ये जो चार्ज 2 है ये 1 पे कैसे फोर्स लगाएगा? यहाँ की ओर, टूवर्ड्स लेफ्ट. फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2. क्या मेरी बात क्लियर है? तो ये जो फोर्स एक दूसरे पे लगा रहे हैं इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये कोलम्ब्स लॉ से हम जानने की कोशिश करेंगे. तो कोलम्ब साहब ने क्या कहा था, ये जो फोर्स है, कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बिटवीन? प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2. बहुत सही. क्या यहाँ तक समझ में आया? वेरी गुड. और एक चीज कोलम्ब साहब ने कहा था कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ distance between them. F is inversely proportional to 1/r². क्या मेरी बात क्लियर है? जब हम इसको कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग 1 एंड 2, तो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या आता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2
डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, ये प्रोपोर्शनलिटी के बदले क्या आता है, एफ ई इज इक्वल टू के क्या होता है, कोलम्बस कांस्टेंट, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे आप जहन में रख लेना कि ये जो कोलम्बस लॉ है ये वैलिड है किसके लिए, स्टैटिक चार्जेस के लिए, स्टैटिक चार्जेस के लिए, और ये दो चार्जेस पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। ठीक, अच्छा अब ये k का वैल्यू क्या है सर? Q1 का वैल्यू तो पता होगा, Q2 का भी, R का भी, ये k क्या है? अरे इस k को हम बोलते हैं कोलम्बस कांस्टेंट। कोलम्बस कांस्टेंट, राइट। और इसका वैल्यू क्या होता है, 9 इंटू 10⁹9। ज़रा मुझे इसका यूनिट बताओ। के को वहीं पे रखेंगे, आर स्क्वायर एफ के पास चला जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और Q1 Q2 डिवाइड में जाएगा, डिवाइड बाई कूलम स्क्वायर। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ, के का एक और वैल्यू होता है असल में 1/4 पाई ये ई नॉट, इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। ई नॉट क्या होता है, इसको पढ़ते हैं हम एप्सिलॉन नॉट से, एप्सिलॉन। हो समझ में आया, बहुत सही। अरे सर ये ई नॉट तो पढ़ते हैं हम एप्सिलॉन नॉट से, अच्छा ये होता क्या है? देखो ई नॉट को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। और इसका वैल्यू भी कुछ होता है फ्री स्पेस में, जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस या स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, उसका एक वैल्यू होता है ना, 3 × 10⁸। इसी तरीके से एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब देखो एप्सिलॉन नॉट और के आपस में इन्वर्स है, तो जो के का यूनिट होगा एप्सिलॉन का वही इन्वर्स होगा। के का यूनिट हमने अभी देखा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा कूलम स्क्वायर न्यूटन, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। देखो अभी तक हमने क्या सीखने की कोशिश की, एक कोलम्बस लॉ जो है एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है, ठीक है। इसकी मदद से हम ये बता सकते हैं कि दो फोर्सेस, दो चार्जेस जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं उनके बिटवीन फोर्स कितना लगता है, राइट। और उसके लिए हमारे पास एक रिलेशन आ गई, एफ ई इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, राइट। हाँ सर बहुत सही है। अब देखो, अब ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यहाँ पे हमने देखा था k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब अगर इन दो चार्जेस को किसी और मीडियम में रखा जाए तो वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं होता है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वैक्यूम, या कभी कभार हम ईयर भी मानते हैं। पर अगर हम इन दो चार्जेस को किसी और मीडियम में रखते हैं तो ये एप्सिलॉन नॉट के बदले है हम ई एम लिखते हैं। ये क्या होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, राइट। हाँ, और Q1 Q2 क्या है, Q1 Q2 जो हमारे इक्वेशन में यूज हो गए, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, राइट। बहुत सही। और एक काम आप याद, एक चीज़ याद रख लेना, जो Q1 Q2 और R है इनका वैल्यूज़ आप रख लेना, पर विदाउट साइन रख लेना। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे ये जो एफ ई निकाल रहे हैं ये हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ Q1 Q2 विदाउट साइन, यहाँ से हम बस मैग्नीट्यूड निकालते हैं। क्लियर है? बहुत सही। चलो आगे बढ़ते हैं।
अभी तक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखना है, फोर्स लगता है दो चार्जेस के बिटवीन और उस फोर्स का वैल्यू कितना होता है के, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, राइट। और के का वैल्यू क्या है 9 इंटू 10⁹ मीटर स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है, बहुत सही। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स रिगार्डिंग कोलम्ब्स लॉ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग कोलम्ब्स लॉ, राइट। इसमें जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, देखिए हमारे पास दो चार्जेस है, एक चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2। वेरी गुड। हाँ सर, दो चार्जेस है, क्या ये आपस में एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे? हाँ सर, करेंगे अप्लाई। देखो Q1 फोर्स अप्लाई करेगा Q2 पे, Q2 फोर्स अप्लाई करेगा Q1 पे। अरे सर करेगा, पर इनकी डायरेक्शन क्या होगी? इनकी डायरेक्शन होगी the direction of that force always acts along the line joining the two charges। जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करेगी Q1 और Q2 को, उसी के along इनके बिटवीन फोर्स लगेगा। दैट इज फोर्स ऑन टू, मैं ऐसे लिखूंगा फोर्स ऑन टू पे फोर्स लग रहा है, किसकी वजह से? इसको हम ऐसे पढ़ते हैं फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ऐसे लगेगा। और यहाँ पे फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। और ये जो फोर्स है जो अलोंग दिस लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस लगता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। कौन सा फोर्स बोलते हैं? सेंट्रल फोर्स। पहला पॉइंट इसमें हम क्या लिखेंगे, दिस फोर्स always acts along the line joining the two charges। और मैंने क्या कहा, इस फोर्स को क्या बोलते हैं हम? दैट इज, इस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रल फोर्स। अच्छा, और एक चीज़ इसमें याद रखने की ज़रूरत है, ये जो फोर्स होता है ये फॉलो करता है न्यूटन्स थर्ड लॉ। इट फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसका मतलब देखो, ये एक फोर्स है, सॉरी ये एक चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, ठीक है। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है? देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। एवरी बॉडी exerts equal and opposite reaction on, अच्छा, it follows Newton's third law, there is equal and opposite reaction। अच्छा, it follows, दूसरा पॉइंट जो इसमें याद रखना है, दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हमारे पास एक चार्ज ऐसे है, हाँ सर है, दूसरा चार्ज ऐसे है, बहुत सही, वेरी गुड। हमने कहा चार्ज टू पे फोर्स लगता है, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, और वन पे कैसे चार्ज लग रहा है, फोर्स F12, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। और न्यूटन थर्ड लॉ की मदद से हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू किसके बराबर है, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड सेम होगा, अरे हाँ सर, और डायरेक्शन भी सेम होगा। डायरेक्शन के लिए अगर मैं वेक्टर फॉर्म लिखूं, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इज इक्वल टू, सॉरी डायरेक्शन अपोजिट होगी, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। क्या मेरी बात क्लियर है? देखो क्या ये पॉसिबल है, एक चार्ज यहाँ पे है, दूसरा चार्ज यहाँ पे है, इस पे फोर्स F लग रहा है यहाँ पे, हाँ बहुत सही, दूसरा फोर्स यहाँ पे, हाँ सर, अरे सर ये तो इक्वल एंड अपोजिट लग रहा है Q1 और Q2 पे, और फोर्स भी इक्वल है,
पर यहाँ पे एक चीज़ है, ये जो फोर्स है, दिस फोर्स डज नॉट एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, तो ये फोर्स पॉसिबल नहीं है। क्लियर? बहुत सही, क्योंकि ये फोर्स ऊपर की ओर, ये फोर्स डाउनवर्ड। अगर ये फोर्स ऐसे लगते इस लाइन के अबाउट, तब मैं कह सकता था ये फोर्स पॉसिबल होगा, पर ये फोर्स ऐसे पॉसिबल नहीं है। बहुत सही। तीसरा पॉइंट हम जो जानने की ज़रूरत है, दिस लॉ इज़ वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। इसका मतलब क्या है, मैं समझा देता हूँ। हमारे पास चार्ज Q1 है और कुछ दूरी पे चार्ज Q2 है। अगर Q1 चार्ज का रेडियस 1 mm है और Q2 चार्ज का रेडियस 2 mm है, इनके बिटवीन देखिए ना कितनी डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर। क्या ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू द साइज ऑफ दिस चार्जेस? हाँ सर, बहुत है। तो जब ऐसा सिनेरियो होता है, when the distance between the charges is much more than that of the sizes of the charges, we call these charges as point charges. इन चार्जेस के लिए न्यूटन्स इन चार्जेस के लिए कूलम्ब्स लॉ वैलिड है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर ये आर डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, क्या ये वैलिड है? हाँ सर, वैलिड है। अब एक और एग्जांपल, अगर यही चार्ज Q1, इसका रेडियस कितना 1 mm, यही चार्ज Q2, इसका रेडियस कितना 2 mm। अब अगर इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो कितनी है 5 mm। अरे इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो उतनी ज़्यादा नहीं है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ चार्जेस, तो यहाँ पे हम नहीं कंसिडर कर सकते हैं पॉइंट चार्जेस, इनको नॉट पॉइंट चार्जेस। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अरे वैलिड नहीं है। अरे क्यों नहीं वैलिड है? ये पॉइंट चार्जेस नहीं है, वैलिड नहीं है। ठीक है, राइट। अच्छा, फोर्थ पॉइंट, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये कंजर्वेटिव इन नेचर है। इसका मतलब क्या है? देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, राइट। इसका मतलब क्या है? देखो, वर्क डन जो होती है इन फोर्सेस की वजह से, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। वर्क डन ड्यू टू दीज टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ड्यू टू दिस फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। अब किस पे डिपेंड करता है? फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन पे। ठीक है ना, बहुत सही। अब फिफ्थ पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो दो चार्जेस के बिटवीन होता है, उसकी फार्मूला हमारे पास है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बहुत सही। अब K का वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो, अगर ये किसी दूसरे मीडियम में इन दोनों चार्जेस को हमने रख दिया, तो वहाँ पे ये फोर्स, जो नेट फोर्स किसी एक चार्ज पे होता है, वो चेंज होता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। पहले एक पॉइंट लिखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डिपेंड्स ऑन मीडियम। इसका मतलब क्या है? सुनो, हमारे पास एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो R है। अब ये वैक्यूम में है। क्या हम लिख सकते हैं इनके बिटवीन जो फोर्स होगा वो कितना होगा? हाँ सर, लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अरे एप्सिलॉन नॉट ही लिखना था मुझे।
अरे हाँ सर, क्योंकि वैक्यूम है। अगर वैक्यूम नहीं होता, किसी कोई और मीडियम होता, तब हम एप्सिलॉन नॉट के बदले हम ये लिख सकते थे ई एम, ठीक है ना। हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। अब यही करेंगे, देखो। अब अगर Q1 और Q2 जो दो चार्जेस हमारे पास है, इनको किसी मीडियम में रख लेते हैं। अच्छा सर, मीडियम में रख लिया, तो इसका मतलब मीडियम की कोई प्रॉपर्टी होती है? हाँ सर, होती है। तो इसका मतलब अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, एप्सिलॉन नॉट के बदले ई एम आएगा, बाकी सारा डेटा सेम। आर, ज़रा मुझे बताइए, देखो, अगर मैं ये निकालने की कोशिश करूँ फोर्स इस पे Q2 पे कितना फोर्स लगेगा। देखो, पहले मैं ये बोल सकता था फोर्स ऑन Q2 कितना लग रहा है, के 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब मुझे अगर Q2 पे एफ नेट निकालना होगा, एफ नेट वो तो चेंज हो जाएगा, चेंज होगा किसकी वजह से? अरे ये मीडियम रखा है ना वहाँ पे, ठीक है। अब देखो चेंज कैसे होगा, मैं लिखता हूँ फोर्स इस पे F2 पे, नेट फोर्स ऑन F2। क्या मैं लिख सकता हूँ के 1/4 पाई। क्या मैं एप्सिलॉन नॉट लिखूँ? नहीं। क्यों नहीं लिखूँ? क्योंकि मीडियम अलग है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ पे वैक्यूम नहीं है। मैं यहाँ पे लिखूँ ई एम, ठीक है। फिर बाकी Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये जो ई एम है, ये किसके बराबर होता है? ई नॉट। ई नॉट तो है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। और मल्टीपल कर लेता हूँ मैं के। ये के क्या है? के होता है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। क्या होता है के? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक। अब अच्छा, के का वैल्यू मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इट्स द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन मीडियम टू दैट ऑफ परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, राइट। बहुत सही। अब अगर मैं इस एफ नेट को लिखूँ, इस अगर ये एफ नेट क्या है? फोर्स ऑन नेट फोर्स ऑन Q2। पहले कितना फोर्स लगता था Q2 में, Q2 पे Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर और 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट मल्टीपल पे। अब Q2 पे कितना फोर्स लगेगा, नेट फोर्स ऑन Q2? मैं लिखूंगा 1/4 पाई। इस ई एम के बदले क्या लिखूँ मैं? एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो एफ नेट का वैल्यू क्या आएगा मेरे पास? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर और मल्टीपल में ये के, ये जो के है यहाँ पे। अच्छा, इसके बदले में क्या लिख सकता हूँ? क्या ये फोर्स ऑन वैक्यूम जो था, एफ नेट चेंज हो गया, मैं लिखूंगा एफ बाई के। मीडियम की वजह से नेट फोर्स पे असर पड़ गया, नेट फोर्स डिक्रीज हो गया। कितना? के टाइम्स डिक्रीज हो गया। क्या मेरी बात क्लियर है? देखो, वैक्यूम में या एयर में या फ्री स्पेस में अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ है, तो किसी मीडियम में वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज हो जाएगा के टाइम्स। तो हमारे पास वहाँ पे नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा एफ बाई के। एक पॉइंट में इसको लिख लेते हैं, कंक्लूड कर लेते हैं। इफ सम medium is present in space between two charges, then net force acting on each charge decreases by k times, right? हाँ, अब ये सिनेरियो में इस तरीके से आपको पूरा समझा देता हूँ। देखो, ये Q1 है, वो अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ये Q2 है। यहाँ पे एक अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आएगा, Q1 और Q2। ये बात जहन में रख लेना कि नेट फोर्स ऑन Q2 चेंज होगा, बट जो Q1 फोर्स लगा रहा था Q2 पे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे? देखो, अगर पहले अगर फॉर एग्जांपल Q1
Q2 पे कितना फोर्स लगा रहा है, F नॉट, और इस का मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। अब सिनेरियो मैं ऐसे लिखूं, F नॉट क्या है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। अब सिनेरियो कैसे चेंज हो जाएगा, देखो अब ये मीडियम की वजह से नेट फोर्स में कमी आ जाएगी, पर ये जो Q1 है ये बराबर इतना ही फोर्स लगाएगा इस पे F नॉट, और मीडियम जो है वो इसमें इनवर्स फोर्स अब उल्टी डायरेक्शन में लगाता है। जिस डायरेक्शन में Q1 लगाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये जो मीडियम है वो फोर्स लगाता है। क्यों, क्योंकि ये जो मीडियम है ना, ये असल में हमें ये जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, ये जो मीडियम की प्रॉपर्टी है, ये असल में हमें ये आइडिया देता है कितनी डिग्री तक ये इन चार्जेस को इंटरेक्ट करने से रोकेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब जिस डायरेक्शन में Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा उसकी उल्टी डायरेक्शन में मीडियम इस Q2 पे फोर्स लगाएगा। अब मुझे बताओ एफ नेट इस Q2 पे कितना आ जाएगा, क्या मैं लिखूं एफ नॉट माइनस एफ एम। एफ नेट का वैल्यू तो मुझे पता है कितने टाइम्स डिक्रीज होता है, एफ बाई के या एफ नॉट बाई के, यहाँ पे एफ नॉट माइनस एफ एम। तो मैं यहाँ से ऐसे भी लिख सकता हूँ, एफ एम जो है मीडियम की वजह से इस Q2 पे फोर्स कितना लग गया, मैं लिख सकता हूँ एफ नॉट बाई के को आर एच एस में ये शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ नॉट बाई के। तो एफ एम जो फोर्स मीडियम की वजह से इस Q2 पे लगा, मैं वो निकाल सकता हूँ, एफ नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस 1 डिवाइड बाई के। इतना फोर्स मीडियम की वजह से किस पे लग रहा है। तो मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ यहाँ पे, फोर्स exerted by one charged particle on another charged particle will be independent on medium, and its value remains same। इन नटशेल मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो पहले अगर वैक्यूम था तो इस पे फोर्स लग रहा था, Q1 Q2 पे F फोर्स लगा रहा है। अब मीडियम में भी Q1 Q2 पे F फोर्स लगाएगा, पर नेट फोर्स Q2 पे चेंज हो जाएगा। नेट फोर्स कैसे चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब मीडियम की वजह से कोई फोर्स आ जाएगा, वो मीडियम की वजह से कितना फोर्स आ जाएगा, ये जो FM है, Q1 Q2 पे उतना ही फोर्स लगाएगा जितना फ्री स्पेस में लगा रहा था, उतना ही मीडियम में भी लगाएगा। पर नेट फोर्स ऑन Q2, क्योंकि उसमें अब मीडियम का भी फोर्स है, वो चेंज होता है, नेट फोर्स चेंज होता है Q2 पे, पर Q1 की वजह से फोर्स सेम रहता है। क्या मेरी बात क्लियर है। एक क्वेश्चन करते हैं इस वाले कंसेप्ट पे ताकि और क्लैरिटी आ जाए। देखो अगर Q1 है Q2 है, अगर वैक्यूम में Q1 Q2 पे कितना फोर्स लगा रहा है, ये वैक्यूम है, वैक्यूम में Q1 Q2 पे कितना फोर्स लगा रहा है, F इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 100 न्यूटन, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं इन मीडियम, इनको मैंने मीडियम में डाल दिया, इन मीडियम जिसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का वैल्यू 40 है। तब आप मुझे बताओ दो क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल पहले सिनेरियो कुछ ऐसा बनेगा, अभी मीडियम है, ठीक है, इस पे एफ नेट का वैल्यू मुझे बताना है। देखो पहले मुझे क्या बताना है, फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1 ऑन Q2। बी पार्ट मुझे बताना है, फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय मीडियम ऑन Q2। इससे सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1 ऑन Q2 जब हमने मीडियम में रख लिया, ठीक है, Q1 कितना फोर्स लगाएगा Q2 पे। देखो मैंने पहले ही कहा, जरा ये वाला पॉइंट पढ़ो, फोर्स एक्सर्टेड बाय वन चार्जड पार्टिकल ऑन अनदर चार्जड पार्टिकल विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम एंड इट्स वैल्यू रिमेन्स द सेम। अरे पहले ए पार्ट का फोर्स ऑन 2
ड्यू टू 1 जब कहाँ पे है, मीडियम में है, इन मीडियम, उतना ही है जो मीडियम के बाहर था, कितना 100 न्यूटन, राइट। अब देखो यहाँ पे, अब बी पार्ट की बात अगर करेंगे, क्या मैं लिख सकता हूँ एफ नेट का वैल्यू कितना आ जाएगा मीडियम में, एफ नेट ऑन Q2? अरे हाँ सर बोल सकते हैं, बताओ। वैक्यूम में मैं लिख सकता हूँ F2 बाई दिस डिवाइडेड बाई के, कितना 100 डिवाइडेड बाई के का वैल्यू 40, तो क्या आ जाएगा 2.5, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एफ नेट जो है वो किसके बराबर है, एफ नॉट जो फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 माइनस एफ एम, जो हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है ना। पहले Q1 कितना फोर्स लगा रहा है और मीडियम की वजह से माई अपोजिट डायरेक्शन में, तो एफ नेट का वैल्यू मेरे पास क्या है 2.5 इज इक्वल टू F21 की वजह से 100 माइनस एफ एम। अब एफ एम का वैल्यू यहाँ से इन शॉर्ट आ जाएगा 100 माइनस 2.5, तो आ जाएगा 97.5 न्यूटन। ये कौन लगा रहा है, मीडियम। इस क्वेश्चन से हमने ये सीखा है कि मीडियम में अगर दो चार्जेस को रखेंगे, नेट फोर्स चेंज होता है, पर जो Q1 Q2 पे लगाएगा या Q2 Q1 पे लगाएगा वो सेम रहेगा एज इट इज जो ईयर में होगा, ठीक है। तो आगे बढ़े, बहुत सही। ये कौन सा पॉइंट था, पॉइंट नंबर 5। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स पॉइंट नंबर 6। ये जो कोलम्ब्स लॉ है, कोलम्ब्स लॉ फॉलो करता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कोलम्ब्स लॉ follows principle of superposition। अच्छा क्या होता है ये सर, देखिए मैं बता देता हूँ। अगर हमारे पास दो चार्जेस है Q1 Q0, क्या मैं Q0 पे फोर्स निकाल सकता हूँ Q1 की वजह से? हाँ सर निकाल सकते हैं। देखिए क्या ऐसे होगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू फोर्सेस, ऐसे करके, फॉर एग्जांपल F1 फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 1, ठीक। अब अगर मेरे पास दूसरा चार्ज भी होगा, क्या इस चार्ज की वजह से मैं Q0 पे फोर्स लगा सकता हूँ? हाँ सर, इस डायरेक्शन में, ऐसे अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, ऐसे करके F02। अब ऐसे करके बहुत सारे चार्जेस अगर होंगे, बहुत सारे चार्जेस होंगे, Q3 है, Q3 की वजह से भी ऐसे होगा, F3 FO3। अब जो नेट फोर्स Q0 पे लगेगा, F नेट इस पे लगेगा, वो कितना लगेगा, वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। Q1 की वजह से कितना फोर्स लगा Q0 पे, Q2 की वजह से कितना लगा, Q3 की वजह से कितना लगा, उन सब फोर्सेस का हम वेक्टर सम करते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? जैसे कि एक क्वेश्चन करते हैं हम, देखें, सपोज वी हैव 3 चार्जेस ऑन द कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। हर एक चार्ज का वैल्यू Q है। अब चूंकि ये कौन सी ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल कितना होता है, 60 डिग्री, राइट। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा हूं, फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट द टॉप कॉर्नर। देखिए जनाब, अब ये जो, हाँ एक और चीज क्वेश्चन में है, हर एक साइड की लेंथ A है, और अगर ये चार्ज A पे है, ये चार्ज B पे है, ये चार्ज C पे है, तो मुझे किस पे नेट फोर्स निकालना है, चार्ज एट C। तो A की वजह से C पे फोर्स की डायरेक्शन ऐसे आ जाएगी F, ठीक है। और ये F कितना होगा, मैं लिख सकता हूँ ये F किसके बराबर है, K Q1 Q2 बाई ए स्क्वायर। क्या ये K Q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, क्योंकि सब चार्जेस सेम है, डिस्टेंस भी सेम है चार्जेस के बिटवीन, और बी पे जो चार्ज है, बी की वजह से सी पे कितना फोर्स लगेगा, क्या वो भी एफ। क्यों, क्यों देखो ये अगर ए की वजह से,
पहला वाला ए की वजह से। अब बी की वजह से सी पे क्या आ जाएगा, एफ के क्यू बाई ए स्क्वायर। देखो फोर्स सेम है, मैं लिख सकता हूँ के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब फोर्स सेम है इनके बिटवीन। अब जो दो फोर्सेस आ गए ए और बी की वजह से, उनके बिटवीन जो एंगल होगा वो कितना है, 60 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि नीचे भी 60 डिग्री है। अब नेट फोर्स ऑन सी क्या हो जाएगा, क्या मैं वेक्टर सम करूं एफ और एफ का, तो एफ नेट का वैल्यू क्या आ जाएगा, वेक्टर सम करने के लिए मेरे पास फार्मूला है एफ इज इक्वल टू ए स्क्वायर, वो भी एफ है, बी स्क्वायर वो भी एफ है, प्लस 2 ए बी कॉस 60। एफ नेट का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एफ स्क्वायर प्लस कॉस 60 का वैल्यू 2 इंटू एफ स्क्वायर, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो एफ नेट का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर अंडर रूट 3 एफ स्क्वायर। तो एफ नेट का वैल्यू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 एफ। एफ नेट का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास, अंडर रूट 3 एफ के बदले में क्या लिखूँ, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अच्छा डायरेक्शन भी बता सकता हूँ मैं, हाँ ये बिल्कुल इनके बिटवीन जाएगा ऐसे करके, क्योंकि दोनों फोर्सेस सेम है, मैं लिख सकता हूँ जे कैप। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। थैंक यू।